अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट ऑन योर एंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर की एनाटमी, ठीक है, वो भी फर्स्ट एड से बहुत अच्छे से परफेक्टली परफेक्ट, और चुटकियों में आपको जो है ना वो इसको समझ लग जानी है कि क्या है। सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम्स आपने तैयार करने हैं। अच्छा, इसको अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे सवाल क्या होंगे, व्हाट इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट, सबसे पीछे की तरफ कौन सा है? उसमें लेफ्ट एट्रियम है। ये देखो, ये हार्ट का एंटीरियर आगे का साइड है, ये हार्ट का पीछे का साइड है। ये पीछे जब ये हार्ट को, तो ये क्या पड़ा हुआ है? लेफ्ट एट्रियम पड़ा हुआ है ना। तो इस तरह याद रखना है कि जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो पीछे की तरफ पड़ा हुआ होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पीछे वही पड़ा हुआ होता है हार्ट के, ठीक है। और तो इसलिए जो हार्ट के पीछे एक और क्या स्ट्रक्चर होता है हमें पता है, ट्रेकिया तो आगे होता है, इसोफेगस एक पीछे पड़ा होता है ना चीज़। तो जैसे ही लेफ्ट एट्रियम किसी भी वजह से इनलार्ज होएगा, दैट जैसे फॉर एग्जांपल माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर वो ना लेफ्ट एट्रियम जो होता है ना वो इनलार्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या आएगा, उसकी वजह से पीछे इसोफेगस पड़ा हुआ है, एक तो वो कंप्रेस होएगा, साथ उसके जो है ना ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एक नर्व जा रही है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, वो कंप्रेस होगी। इसोफेगस कंप्रेस हुआ, खाना खाने में मसला, डिस्फेजिया। ये नर्व कंप्रेस हुई तो आवाज़ भारी, होर्सनेस, एंड दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड एज ऑर्टनर सिंड्रोम। ये बस ऐसे ही एक चीज़ याद रख लेना कि ऑर्टनर सिंड्रोम इन दोनों चीज़ों की वजह से हुई थी, जो कि बेसिकली लेफ्ट एट्रियम के कंप्रेस होने की वजह से हुई थी। ठीक हो गया। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ कि बस मेरा है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अच्छा, उसके बाद जो आगे की तरफ सबसे मोस्ट एंटीरियर पार्ट हार्ट का कौन सा होता है, यानी सबसे आगे की तरफ कौन सा होता है, जो फिर आगे की तरफ कोई मुक्का मारे चेस्ट पे या कोई भी ट्रॉमा हो जाए चेस्ट पे, तो सबसे ज़्यादा वही चीज़ डैमेज होएगी, दैट इज़ राइट वेंट्रिकल। कैसे? अब ये देखो, ये हार्ट का आगे का हिस्सा है, ये क्या पड़ा हुआ है जो मैंने इंसर्कल किया हुआ है, आगे की तरफ सबसे ज़्यादा पार्ट किस चीज़ ने लिया हुआ है? राइट वेंट्रिकल ने लिया हुआ है, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल हो गया यहाँ पे काम उसका ख़त्म, ठीक है। ओके, अब उसके बाद आ जाता है कि जो पेरिकार्डियम होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। कहने को तो हर चीज़ की मतलब कुछ ना कोई लेयर्स होती है ना, तो पेरिकार्डियम जो हार्ट का होता है, यानी सबसे बाहर वाली लेयर, उसकी फर्दर कौन सी 3 लेयर्स होती हैं पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट की? एक होता है फाइब्रस, एक होता है पेराइटल और एक होता है एपी। अच्छा, ये ऐसे नहीं समझ आने वाली, यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखो, ये सबसे अच्छा अंदर से शुरू करते हैं। सबसे अंदर क्या है? एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। उसके बाद मसल की लेयर आई है मायोकार्डियम, उसके बाद हमारे पास ये जितना है ना वो पेरिकार्डियम के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब उसमें एक सबसे पहले हमें पता है कि जो भी चीज़ विसरा के साथ अटैच होती है उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रट्टा मारने वाली बात है कि विसरल पेरिकार्डियम का दूसरा नाम होता है एपिकार्डियम। बस ये याद रख लो, याद रखने वाली ये बात है कि एपिकार्डियम इज ऑल्सो नोन एज विसरल पेरिकार्डियम। अच्छा, अब बताओ, हमेशा हर जगह यही पढ़ते हैं ना कि पेराइटल और विसरल के बीच वाली जो लेयर होती है उसमें स्पेस में फ्लूइड होता है। तो अब ये भी इसी तरह विसरल पेरिकार्डियम ये, और इसके बाद ये ऊपर वाला पेराइटल पेरिकार्डियम है, उन दोनों के बीच में एक स्पेस है, पेरिकार्डियल स्पेस। तो सवाल पूछा गया कि स्पेस किन दो चीज़ों के बीच में है, तो इट इज़ बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियम एंड एपिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारा कुछ ख़त्म हुआ इन चीज़ों के बारे में कि मतलब एपिकार्डियम आ गया, उसके बाद क्या चीज़ आई? उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो सबसे बाहर होता है ना वो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। इसलिए पेरिकार्डियम में क्या आया? सबसे बाहर फाइब्रस, उसके बाद पेराइटल लेयर, उसके बाद विसरल लेयर जिसका दूसरा नाम एपिकार्डियम है, ठीक है। और स्पेस किन दो के बीच में पड़ी है वो मैंने बता दिया है। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि पेरिकार्डियम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ठीक है, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जो पेरिकार्डाइटिस होता है उसकी जब इन्फ्लेमेशन होती है पेरिकार्डियम में, उसकी पेन कहाँ पे रेफर होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आपके नेक की जाती है, आर्म्स में जाती है और पर्टिकुलरली लेफ्ट शोल्डर में जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना ब्लड सप्लाई आ जाती है। क्विकली हम ब्लड सप्लाई भी कर लेते हैं। ब्लड सप्लाई ज़्यादा अच्छी आएगी जब आप डायग्राम को देखोगे। डायग्राम पहले मैं समझाती हूँ। ये डायग्राम है आगे का हार्ट का एंटीरियर सरफेस, ये वाला है पोस्टीरियर सरफेस। अब पहले एंटीरियर सरफेस देखते हैं। ये अयोर्टा दिख रहा है, अयोर्टा से कौन सी ब्रांचेस दो निकलती हैं हमें पता है, एक आरसी है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक एलसी है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। जो आरसी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, अच्छा ये जो है ना वो मैंने बताया कि अयोर्टा में से निकला है, यहाँ पे आरसी है और यहाँ से एलसी है, ये दो निकली ना। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ना बड़ा आसान हो गया है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो आरसी होती है ना ज़्यादातर पीछे ही होती है, तो ये जो ऑरेंज निकल रही है ना ये राइट कोरोनरी आर्टरी निकली 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 इधर से। ये राइट एट्रियम पड़ा हुआ है ना, राइट एट्रियम में पता है ऐसे नोड और ए बी नोड होता है, तो समझो उसको भी इसने साथ ही सप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये इधर से निकली, इसने आगे ना ब्रांच दे दी एक, यहाँ से ये बड़ी अच्छी सी मार्जिन के ऊपर ब्रांच आ रही है, इसको कहते हैं एएमए, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी या फिर राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। ये आरसीए की ही ब्रांच होती है और ये किस चीज़ को सप्लाई करती है? ये इतना बड़ा जो मैंने सर्कल किया हुआ है आरवी, राइट वेंट्रिकल। तो हमसे पूछा जाएगा राइट वेंट्रिकल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, तो यहाँ से साइड से आपको याद आ जाएगा एएमए विच इज़ द ब्रांच ऑफ आरसीए, ठीक है। उसके बाद आता है
ये तो बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ से देखो ना, ये तो आगे की तरफ था, अब आर सी ये पीछे गई तो किधर गई, ये ऑरेंज वाली चीज़ देखो, ये यहाँ आई, यहाँ से ये पीछे आई ना, तो इसने राइट एट्रियम को तो जैसे सप्लाई किया ना, जो पहले भी किया था, तो उधर से इसने ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पीछे ब्रांच देती है, जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है ना, उसकी मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच ना पीछे होती है। पीछे कौन सी होती है, उसका नाम होता है PDA, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, PDA। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, ठीक है। PDA ये पीछे की तरफ आती है और ये मेन राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, जो पीछे का जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना, तो PDA सप्लाइज द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके अलावा पोस्टीरियर 2/3 वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। इसके अलावा पोस्ट्रोमीडियल पेपिलरी मसल्स, यानी कि हर चीज़ में पी से स्टार्ट, पोस्ट्रो वाली बातें आ रही हैं, ठीक है। पीछे पीछे मेन आगे PDA वो सारा सप्लाई किया RCA की ब्रांच PDA ने, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है, हम लोग बात करते हैं ये राइट कोरोनरी आर्टरी सारी ख़त्म। अब लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ़्ट जो थी ना, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेफ़्ट वाली ना, इसकी जो एक ये ब्रांचेस कैसे देती है, देखो आगे से इसने दो ब्रांच दी, एक नीचे जा रही है, एक इधर जा रही है। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है उसमें आपके पास आगे जाके दो में होगी, एक ये LCX लेफ़्ट कोरोनरी, सॉरी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और एक और ये OMA यानी ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी। ये खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है OMA, मतलब कहीं नहीं मैंने इसके बारे में सुना, खैर पता होना चाहिए। खैर जो LCX होता है ना, सीधी जो गई, ये LCX ना लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स होती है, जो पीछे की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। वो जो एक मेन इसकी आगे की तरफ ब्रांच होती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती है और दोनों इंटरवेंट्रिकल्स के बीच में से गुजरती है, होती है लैड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, एंड दैट इज़ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग LAD लैड, ठीक है। और इसके बारे में ये है कि मैं ऊपर से पढ़ भी देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये सप्लाई करता है एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसी तरह एंट्रोलैटरल पेपिलरी मसल, इसके अलावा एंटीरियर सर्फेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड दिस इज मोस्ट कॉमनली जो है ना वो ओक्लूडेड, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वही लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो पीछे मुड़ी थी, पिछले हार्ट की पोस्टीरियर सर्फेस पे देखो वो किधर गई है, वो इधर से सर्कमफ्लेक्स इससे बिल्कुल सीधी रह के नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है। और यही वो ऑब्ट्यूज है, खैर ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि राइट कोरोनरी आर्टरी की मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच PDA है, उसके पीछे सरफेस पे, और लेफ्ट जो आपके पास कोरोनरी आर्टरी उसकी मेन ब्रांच आ गई है लैड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात याद करने वाली है, ठीक है। ऊपर का बेशक देख ले, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, LAD के बारे में बता दिया मैंने, PDA के बारे में मैंने पढ़ के बता दिया था। इसके बाद मैंने राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में ही बताया था कि वो इधर से करीब पड़ी है, ऐसे नोड AV नोड उनको सप्लाई कर दिया। तो जब भी आपके पास इसमें इनमें इन्फार्क्ट आता है ना राइट कोरोनरी आर्टरी में, तो आपके पास AV नोड और SA नोड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो मसला करेंगी। तो जिसकी वजह से जब वो ये नोड हमारी आपको पता है ना रिदम जनरेट करती हैं हमारे ECG के ऊपर, इन्हीं की वजह से चीज़ें आ रही होती हैं, जिसकी वजह से जब ये सप्रेस हो जाएगी तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा और इनकेस हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने ये भी बता दिया कि राइट वेंट्रिकल कौन सप्लाई करता है, ये AMA एक्यूट मार्जिनल आर्टरी सप्लाई करती है। फिर हम ये वाला थोड़ा सा पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन, ये मोस्टली लोगों में वही होती है। वो कब हम कहेंगे कि राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन है, तब जब आपके पास जो PDA होती है ना वो RCA से राइज करे, जो कि बाद मैंने पहले बता दिया, ठीक है। लेकिन लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन तब होती है जब वो राइज करे उस सर्कमफ्लेक्स वाली से, जो कि फिर लेफ्ट साइड की ब्रांच है। को डोमिनेंट सर्कुलेशन कब होती है, जब PDA राइज करती है दोनों से, जाहिर है को मीन्स दोनों, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि एक और सवाल आया कि किस फेज़ ऑफ द कार्डियक साइकिल के अंदर आपके पास कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज़्यादा पहुंच होता है, और सेप्टम के अंदर भी ना सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पीक पे तब होता है जब आपके पास अर्ली डायस्टली होती है, यानी कि डायस्टली होती है फिलिंग फेज़ ऑफ द हार्ट की, जो कार्डियक साइकिल होती है ना उसमें जो फिल हो रहा होता है ना लेफ्ट वेंट्रिकल, तब उसका जो स्टार्टिंग का फिलिंग फेज़ होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा पीक पे होता है ये MCQ। अगला आ जाता है कि जो आपके पास कोरोनरी साइनस होता है ना वो किधर ड्रेन करता है, वो मैंने पहले ही आपको बताया, राइट एट्रियम जो होता है ना उसके अंदर पड़ा होता है इतना बड़ा गोल सा कोरोनरी ब्लू कलर का साइनस, उसमें सारी की सारी हार्ट की वेन्स ड्रेन करती हैं और वो खुद रन करते हैं बिटवीन द लेफ्ट AV ग्रूव। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सारे मैंने जल्दी जल्दी से आपको बता दी, ये MCQs आते हैं, और ये आपको एक दफ़ा ये सुनिए ना लेक्चर, बस सारा कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी कार्डियोवैस्कुलर आपके पास एनाटमी, ठीक है। अभी मैंने इससे पिछले 2 लेक्चर्स दिए थे, मैंने एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ाए हैं, 2 वीडियोस बनानी पड़ी मुझे 10 मिनट्स पे ना वो ख़त्म हो रही थी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आई जस्ट गिव द मैक्स आउट ऑफ इट। तो इसके बाद अब जब हम लोग नेक्स्ट में चैप्टर पढ़ाने लगी हूँ ना आपको, नेक्स्ट टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियोज़ में वो है फिजियोलॉजी, ठीक है। ये फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1 से 2 या 3 वीडियोस मैक्सिमम बनेंगी, लेकिन ये कि अपनी तरफ से मैं पूरी जल्दी और अच्छा पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनाटमी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो उसमें मैं तरतीब से डाल दूँगी सारी, पहले एम्ब्रियोलॉजी देन एनाटमी, जिस तरह से फर्स्ट स्टेज जो है ना वो बनाई गई है, और ये आप पढ़ लेंगे ना, बिलीव यू मी, इस तरह आपको याद भी रह जाएगी, और जहाँ भी कहीं बैठे हों, गाड़ी में हो, जहाँ भी हो, आप वीडियो लगा के कानों में हेडफोन लगा के सुन लें, आपका उसी वक्त
तैयार, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है ना कि आपको हर डॉक्टर को ज़िंदगी में एक दफ़ा करनी ही करनी है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो इवन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि एनाटमी वो लोग पढ़ते हैं तो उनको लाजमी जो है ना एनाटमी को इधर से भी एक बार रिवाइज़ मारना है, ताकि उनका दिमाग खुले, उन्हें पता चले कि जो है ना एग्ज़ाम्स में कैसे सवाल आते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।